अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस करूंगी जिसके अंदर लेसन 18 टू 28 तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी ये जो बुक है ये परफेक्ट है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के हवाले से। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपको किससे पढ़ाऊँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे यही कहा कि मैम आपकी बुक से पढ़ाने का स्टाइल दी बेस्ट है, लेकिन एक बार आप पीडीएफ से भी पढ़ाएं ताकि हम देख सकें कि हमें कहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अपने पीडीएफ से। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल लेयरिंग। तो स्टूडेंट, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी बहुत पूछा जाता है। अगर मैं आपको एक टिप बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, तो वो ये है स्टूडेंट कि आपने CS 601 को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करना, बल्कि आपने डेटा को याद भी करना है। आप सोच रहे होंगे कि पहली टीचर हैं जो ये कह रही हैं कि याद करें। तो स्टूडेंट, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही कम डेटा है ये, मैक्सिमम तो आपके स्लाइड्स ही हैं। तो सबसे पहले है प्रोटोकॉल। रूल्स दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर एंड ऑल इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो टू एबल कम्युनिकेट इफेक्टिवली। प्रोटोकॉल दरअसल उन असूलों का मजमुआ है जिन पर सेंडर और रिसीवर दोनों मुत्तफिक होते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट, आसान सी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आपने एक मैसेज सेंड किया है तो आप सेंडर हैं, आपके दोस्त तक जो पहुंचा है तो उसने क्या किया, रीड किया है, तो वो रीडर हो गई या फिर रिसीवर हो गई, और उसके दरमियान में जो रास्ता था वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हो गई। तो आसान अल्फाज में असूल होते हैं ये, जिस तरह हमारी ग्रामर होती है ना, बिल्कुल इसी तरह हमारा प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेयरिंग। हमारी जो सिंपल कम्युनिकेशन होती है उसके लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल ही काफ़ी होता है, लेकिन जहाँ पर हमारा मामला थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाए, जैसे इंटरनेट पर डेटा भेजना, तो हम पूरे काम को मुख्तलिफ लेयर में डिवाइड कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोटोकॉल लेयरिंग कहते हैं, और हर लेयर अपनी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करती है। अब अगर हम सिंपल कम्युनिकेशन की बात करें, अगर दो लोग एक ही कमरे में बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट उनका जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज, और वो आमने सामने है, ठीक है, इसीलिए वो सिंपल सी कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा है ना कि कम्प्लेक्स के लिए हमें जाहिर सी बात थी प्रोटोकॉल लेयरिंग की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर अगर हम डायग्राम पर बात करें तो यहाँ पर दो पर्सन है हमारे पास, एक मारिया है, एक एन है। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं बहुत सिंपली, दो ही लोग हैं, तो इनकी जो डिस्कशन है वो बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट, ये हमारी एग्जांपल है सिंपल कम्युनिकेशन की। जो सेकंड सिनेरियो हमें दिया गया है उसके अंदर मारिया और एन आपस में गुफ्तगू कर रही है, लेकिन एक ख़ास टेक्निक के थ्रू, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इनका जो एम है वो ये है कि वो अपनी आइडियाज़ को डिस्क्लोज कर सकें अदर पीपल से, यानी कि छुपा सकें। स्टूडेंट्स, जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आता है ना कि योर मैसेज इज़ इनक्रिप्टेड एंड टू एंड। तो यही वो चीज़ है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, ये हम फर्दर भी पढ़ेंगे कि हम अपनी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर सेंड करते हैं और उसी असूल के तहत हम उसे ठीक कर लेते हैं, वो हमारी डिक्रिप्शन हो जाती है। इससे हमारी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जब वो सादा बात कर रहे थे तो बिल्कुल सिंपली उन्होंने परफॉर्म किया, कोई लेयर नहीं थी, कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ थी ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मारिया और एन ने अपने पैगाम को थोड़ा सा खुफिया रखने के लिए किसको यूज़ किया है? इनक्रिप्टेड को। और यहाँ पर देखिए, मारिया ने यूज़ किया है इनक्रिप्टेड को और एन ने यूज़ किया है डिक्रिप्टेड को। तो इसी तरह क्या हो जाता है कि अब बातचीत एक दूसरे के दरमियान हो तो रही है, लेकिन एक अजाफी लेयर लग गई है, और जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये देखिए, वैसे अगर सादा करते तो वो सिंपली सेंड कर देते मैसेज और ये कर लेता रिसीव मैसेज, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि लेयर क्यों लगाई, ताकि हम प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हमारे लेसन 20 में कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं। सबसे पहले है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क में मॉड्यूल बन जाते हैं, यानी अगर एक लेयर
में तब्दीली करेंगे तो बाकी तमाम लेयर्स उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगी। वैसे भी मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि हम ना छोटे छोटे ना पार्ट्स बना देते हैं। अगर हम एक पार्ट को चेंज करते हैं तो उसका असर दूसरे पे नहीं होता, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। इससे हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होती है, जो हमारा खर्चा होता है, वो कम हो जाता है और रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। लेकिन स्टूडेंट अब हमारा खर्चा भी कम हो रहा है, जाहिर सी बात है, हमारी सेपरेशन भी हो रही है, मॉड्युलैरिटी भी आ रही है, तो ये तो हमारे फ़ायदे हो गए, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसका कोई नुकसान भी तो होगा। अब इसके नुकसान की हम बात करें तो इसके अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आ भी जाती है। क्यों आ जाती है कि हर लेयर एक अलग काम कर रही है, वो अपनी मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस लेयर ने क्या काम किया है और कौन सी लेयर किस स्पेसिफिक फंक्शन और टास्क के लिए जिम्मेदार है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है लेयरिंग को समझने के लिए। सादा गुफ्तगू में तो कोई बात ही नहीं थी, जैसे हम उर्दू में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है ओवरहेड। ओवरहेड क्या होती है कि हर लेयर का अपना एक हेडर और ट्रेलर होता है। हर लेयर अपने इजाफी डेटा पर हेडर एंड ट्रेलर शामिल करती है, जिसे हम ओवरहेड कहते हैं। अब इसका नुकसान क्या है कि हमारे डेटा का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अगर हम एक रियल लाइफ की एग्जांपल देखें, जैसे एक बड़ी कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स, जैसे सेल्स, HR। तो स्टूडेंट ये हमारी मॉड्युलैरिटी होती है। लेकिन हर डिपार्टमेंट की अपनी फाइलें हैं और अपना ही पेपर वर्क है। इसे हम क्या कहते हैं? ओवरहेड कहते हैं। एज अ होल तो चीज़ को समझना आसान होता है, लेकिन जब हम पार्ट्स की चीज़ों को समझते हैं वो हमारा ओवरहेड हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट हमारे प्रोटोकॉल लेयरिंग के 2 प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है बाय कंडीशनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई डेटा भेज रहे होते हैं, जब वो डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है, 2 बातें। अब जिस तरह से सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर उससे उलट काम परफॉर्म करेगा। कैसे? आपने डाक के ज़रिए ख़त भेजा, आपने लिखा, पैक किया और भेज दिया। जब वो रिसीवर के पास गया तो उसने क्या किया? ख़त को खोला। देखें, आपने क्लोज किया था। क्लोज का ऑपोजिट क्या होता है? ओपन करना। उसने ओपन किया। आपने किया था राइट। अब राइट का ऑपोजिट क्या है? रीड करना। तो हुए ना 2 डायरेक्शन में ऑपोजिट काम। तो आपने यहाँ से याद रखना है, पहला असूल क्या है? बाई कंडीशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑब्जेक्ट अंडर ईच लेयर हैज बोथ साइड शुड बी आइडेंटिकल। दोनों जो साइड्स होती हैं उनका आइडेंटिकल होना ज़रूरी होता है। अब देखिए ना स्टूडेंट, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। आपने व्हाट्सएप से अपनी दोस्त को मैसेज किया हेलो, तो जाहिर सी बात है वो हेलो का मैसेज कब आपकी दोस्त को रिसीव हो सकता है? कि वो भी व्हाट्सएप ही यूज़ कर रही हो, उसके पास भी तमाम कंडीशन, इनके इंटरनेट होना चाहिए, उसकी मोबाइल डिवाइस होनी चाहिए, उसके अंदर व्हाट्सएप होनी चाहिए, उसके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, या फिर उसने अलाउ किया हो आपको, देन आपके पास पहुंचेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने व्हाट्सएप से मैसेज किया, उसे मिला टिकटॉक पर है? इम्पॉसिबल। तो स्टूडेंट यही 2 हमारे रूल्स हैं। उम्मीद करती हूँ ये रूल्स आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि लॉजिकल कनेक्शन हम किसे कहते हैं। लॉजिकल कनेक्शन हमारा एक इमेजिनरी कनेक्शन होता है किसी भी लेयर के दरमियान। इमेजिनरी मतलब ख्याली। ये समझ लें कि ये एक ना ख्याली सी, ख्वाबों वाली लेयर होती है, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी लेयर होती है? हमारी लॉजिकल कनेक्शंस। प्रोटोकॉल लेयरिंग स्टूडेंट, वहाँ पर हमने जो लेयर यूज़ की थी, हम जो काम कर रहे थे वो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का था। लेकिन यहाँ पर ना हमने एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड कर दिया है। वो किस लिए? कि हम एक ख्याली सी लेयर को तसव्वुर कर रहे हैं। अब ये ख्याली से क्या हो सकती है? देखिए ना, आपने मैसेज सेंड किया, ठीक है, वो आपकी डिवाइस से निकला, वो इनक्रिप्ट हो गया या डिक्रिप्ट हो गया। अब देखें, वो क्या डायरेक्ट पहुँच गया उसके पास? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, कोई ना कोई तो चीज़ होगी। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अब आसान सा है, हवा के ज़रिए हमारा
सिग्नल जा रहा होता है रिसीवर के पास, या फिर हमारा इंटरनेट। तो स्टूडेंट ये जो ख्याली सा कनेक्शन है ना, जब हम फाइनल पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, कुछ आप यही इमेजिन कर ले जैसे हवा है, जैसा हमारा इंटरनेट, तो वो हमारा लॉजिकल कनेक्शन है। यहाँ पर आपके सर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने डिटेल के साथ यहाँ पर नहीं दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट ऐसा है नहीं जिसे ये लॉन्ग ना आता हो, TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट्स। सबसे पहली बात कि ये जो हमारा प्रोटोकॉल स्वीट है TCP/IP, वो आजकल इंटरनेट में यूज़ होता है। तो पहला MCQ तो स्टूडेंट आप यही याद कर लें कि आज के इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। TCP/IP। ईच लेयर प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर जो लेयर होती है, अब देखें जहाँ पर प्रोटोकॉल की बात आई, ऊपर थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने प्रोटोकॉल की बात की, देन हमने लेयरिंग की बात की, और लेयरिंग के अंदर हमने कुछ इमेजिनरी सी चीज़ें देखी थी। अब हमारे पास एक प्रोटोकॉल आ चुका है, उसकी लेयर्स भी तो होंगी, और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। अब देखें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि हमारा जो TCP/IP है उसकी फुल फॉर्म क्या है। डिफरेंट तरह के आपको ऑप्शंस आएंगे, आपने सेलेक्ट क्या करना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये आपका हेरारिकल है, आपका नेटवर्क है, या फिर अनदर कोई भी आपका ऑप्शन आ सकता है। तो आपने याद करना है TCP/IP एक हेरारिकल प्रोटोकॉल स्वीट्स है, जो किसके लिए यूज होता है, फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क। प्रेजेंटेड इन 1973, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रेजेंट किया गया था 1973 में, और ऑफिशियली इसको चूज़ कब किया गया था, 1983 में, यानी कि 1983 में। ये आपका प्रेजेंट वाला तो MCQs नहीं आता, बट ये आपका आता है कि इसे ऑफिशियली इंटरनेट का प्रोटोकॉल कब बनाया गया था, 1983 में। हमने ऊपर पढ़ा था कि TCP/IP में 5 तरह की लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे वाली जो हमारी लेयर होती है वो हमारी होती है फिजिकल डिवाइस। इससे ऊपर वाली जो हमारी लेयर्स होती हैं वो होती है हमारी डेटा लिंक। इससे ऊपर हमारी होती है नेटवर्क, देन हमारी होती है ट्रांसफ़र, एंड नेक्स्ट टू हमारी होती है लास्ट वाली एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स ये जो तरतीब है आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है कि आपकी सेकंड लेयर कौन सी है, आपकी थर्ड लेयर कौन सी है, आपकी लास्ट लेयर कौन सी है। तो इस हिसाब से भी, और दूसरी बात यह है कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो जो हमारी फिजिकल लेयर होती है ना, उसके अंदर आ जाती है हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे आपके हाथ में अगर फ़ोन है तो वो आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है, या फिर वो आपका फिजिकल है। इसी तरह अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वो वो भी आपका फिजिकल होता है। तो अब डेटा लिंक क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस, जो नेटवर्क का इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू हमारी बात कम्युनिकेट हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई भी फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब ही, ठीक है, यूट्यूब के पीछे जो तमाम कनेक्शंस होते हैं, डेटा को वो कैसे सेंड कर रहा है, कैसे आपको दे रहा है, कैसे आप सर्च कर रहे हैं, वो आपका नेटवर्क इंटरफेस है। और नेटवर्क जो सिंपल नेटवर्क लेयर होती है उसका काम क्या होता है, जैसे इंटरनेट जो हमारा कैरियर है, ठीक है, लेकर जाने वाला, फॉर एग्जाम्पल हमारी बाइक। तो नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, अब देखें इस बात में ना आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इंटरनेट हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है। इंटरनेट के अंदर क्या आ जाता है, कोई एक मैप समझ लें आप, या फिर आपको मैं नक्शा होता है, जैसे वो हमारा इंटरनेट है जिसके अंदर तमाम कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट जो मैसेज को लेके जा रहा है। अब ट्रांसपोर्ट का ये काम है कि उसने आपके सिम के नेट से लेकर जाना है, या फिर आपके जो घर वाईफाई लगी हुई है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, कौन सा रास्ता लेना है, किस नेटवर्क को यूज़ करना है, सारा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और एप्लीकेशन तो जाहिर सी बात है जो आपकी, जिस पे आप अप्लाई कर रहे होते हो कोई भी चीज़। यहाँ पर अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि रोटर इज इन्वॉल्व इन ओनली 3 लेयर्स। जो हमारा रोटर होता है ना वो सिर्फ 3 लेयर्स में काम करता है। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर इन अ रोटर। रोटर के अंदर कौन सी 2 लेयर्स नहीं होती, एक ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होती और दूसरी हमारी एप्लीकेशन लेयर नहीं होती। एज द रूटर इज यूज फॉर रूटिंग। तो यहाँ पर आपका रोटर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। देखिए रूटर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जैसे सिर्फ सड़क यानी कि हमारी फिजिकल
और एड्रेस यानी कि हमारा नेटवर्क से मतलब होता है। इसे ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किस रूट से या फिर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। तो रोटर का काम क्या है? बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह। ट्रैफिक पुलिस वाले ने सिर्फ अपनी काम पर ध्यान देना है, जैसे कि सड़क और एड्रेसेस को इन्हीं चीज़ से मतलब है। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो गाड़ी है वो न्यू है या पुरानी है। उसने तो सिर्फ रूल्स को देखना होता है कि आप रूल्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अ लिंक लेयर स्विच इज़ इन्वॉल्व ओनली 2 लेयर्स। ये आपका स्टूडेंट लोग ही आता है, आपसे इस तरह से पूछा जाता है, आपको ये दे दिया जाता है कि रोटर की कौन सी 3 लेयर्स होती हैं, या फिर आपको ये भी दिया जाता है कि ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर्स किस पर काम करता है। तो स्टूडेंट ये रोटर पर काम करता है। इसी तरह आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर किसको इन्वॉल्व करता है, या किन 2 लेयर्स को इन्वॉल्व करके बना रहा होता है। तो स्टूडेंट वो हमारी लिंक लेयर स्विच होता है। यहाँ पर आप ऊपर तो स्टूडेंट आपको जस्ट ये दिखाया गया है कि किस तरह से आपकी लेयर्स होती हैं। देखिए यहाँ पर आपकी टोटल लेयर्स हैं। आपकी ये भी याद रखें स्टूडेंट, आपके सोर्स और डेस्टिनेशन पर ये दोनों पर ही लेयर्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि ऑपोजिट काम होता है, लेकिन होता तो इसी तरह है ना। ये देखें यहाँ पर भी एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट, सेम एज इट इज़। यहाँ पर जब हमने स्विच की बात की थी तो स्विच में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी? हमारा डेटा लिंक एंड फिजिकल स्विच के पास आया, और फिर हमारा रोटर था, तो रोटर के अंदर हमारा क्या था? नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। देन वो स्विच के पास गया और देन वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। नीचे अगर हम देखें कि डेटा ए से बी की तरफ किस तरह जाता है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? नोड भी कहते हैं, और एक नोड यहाँ पर है। अब इनके दरमियान लिंक है, 3 लिंक यूज हुए हैं। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे को किस तरह से लिंक कर रहे हैं? एक रोटर के थ्रू लिंक कर रहे हैं। टीसीपी आईपी स्विच फंक्शंस ऑफ लेयर। इसमें तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये एक ख्याली है आपका। लॉजिकल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? एक खाली से कनेक्शंस। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से चीज़ मूव करेगी, और इसका जो आपकी पेपर के लिहाज से या फिर आपके कॉन्सेप्ट के लिहाज से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। ऊपर भी हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि एप्लीकेशन लेयर एक्सचेंज द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एज मैसेज। एक्सचेंज करती है मैसेज को, आइडेंटिकल मैसेजेस को। कौन? एप्लीकेशन लेयर। और जो फिजिकल लेयर होती है वो एज अ बिट डेटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो ये दो आपके डिफरेंस है। वी हैव नाउ शोन स्विचेस बिकॉज दे डू नॉट चेंज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम स्विचेस को शो नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को कभी भी चेंज नहीं करते। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, इन्हें हम बार बार डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था ना कि एप्लीकेशन लेयर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाता है? मैसेज आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या करती है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेगमेंट्स या यूज़र डेटाग्राम्स में कन्वर्ट करती है। तो आप यहाँ पर याद रख लें स्टूडेंट, ऐसी कौन सी लेयर है जो सेगमेंट्स या फिर यूज़र डेटाग्राम्स बनाती है? तो ये होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, डेटाग्राम्स को यूज़ कर रही होती है। हमारी जो नेटवर्क होती है उसके अंदर हमारे कुछ मीडियम्स आ जाते हैं, जैसे रूटर वगैरह हो जाता है जो इंफॉर्मेशन को रूट कर रहा होता है। इसी तरह हमारे जो डेटा लिंक लेयर होती है उसके अंदर हमारे फ्रेम्स यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें बनाकर दिखाया भी गया है डिफरेंट कलर्स के साथ। और जो हमारा फिजिकल्स होता है उसके अंदर हमारी बिट्स इन्वॉल्व होती हैं। बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तो छोटा सा उन्होंने आपको ट्रेलर ही दिया है, पूरी फिल्म तो आगे आनी है। द फॉलोइंग फिगर शो, जो नीचे दी गई फिगर है वो हमारी 3 से 5 तक की लेयर्स को शो करता है। ये आपका मुझे याद है कि जब मैं अपना मिड देने गई थी तो मुझसे ये पूछा गया था, पूछा कुछ इस तरह से गया था कि मुझे ये चीज़ें दे दी गई थी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, और देन मुझे ये जो तमाम नाम है ये भी दे दिए गए थे। अब मैंने करना क्या था कि मुझे स्पेसिफाइड एप्लीकेशन लेयर के आगे उसकी प्रोटोकॉल्स को मेंशन करना था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना खास आइडिया नहीं था तब, लेकिन फिर भी मैंने अपनी अच्छी कोशिश की थी। जैसे अब स्टूडेंट आपसे भी इसी तरह का आता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स से पूछा जाता है HTTP, SMTP एंड FTP।
प्रोटोकॉल कौन से लेयर को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करते हैं। ये भी याद रखें कि आपके एग्जाम में अब ये तीनों नहीं उठ के आ जाएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, तो आपने इसको रटा मार ले या फिर याद कर लें। याद रखना है कि एप्लीकेशन लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, HTTP, SMTP एंड FTP। और इसी तरह हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, TCP एंड UDP। इसी तरह हमारी जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हमारा IP प्रोटोकॉल या फिर हमारा IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है हमारे नेटवर्क लेयर के अंदर। तो ये मैं आपको अलग से मेंशन भी कर दूंगी इस PDF के अंदर, ऊपर काफ़ी बड़ा नोट लगा दूंगी ताकि आप इसे स्किप ना कर जाएं। ये रहा स्टूडेंट, अगेन आपको यहाँ पर बता दिया गया है एप्लीकेशन में आपके मैसेजेस आ जाते हैं और कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, HTTP, SMTP सेगमेंट्स आ जाते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, यूज़र डेटाग्राम जिसमें TCP, TCD एंड UDP। इसी तरह आपकी जो लेयर 3 है उसके अंदर भी डाटाग्राम्स आते हैं जिसके अंदर रूटर आ जाता है और आपका क्या होता है वो IP एड्रेस होता है। इसी तरह डेटा लिंक के अंदर आपके फ्रेम्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपका स्टैंडर्ड होता है और स्टैंडर्ड में आपके POP यूज़ होता है। इसके बाद आपकी फिजिकल लेयर में आपके बिट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया था इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली रीड करेंगे। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनक्लोजिंग डेटा फ्रॉम हायर नेटवर्क लेवल विद हेडर फ्रॉम लोअर लेयर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रांसमिशन सिमिलर टू प्लेसिंग अ लेटर इनसाइड अ एनवेलप। पहली बात कि जो हमारी इनकैप्सुलेशन होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अपने लेटर को लिफाफे के अंदर डालते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब ये काम कैसे करता है, जब डेटा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, लोअर से आता है और क्या होता है ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे की तरफ। ये देखें, हायर नेटवर्क लेवल विद हेडर, तो उस पर क्या होता है, एक हेडर लगा होता है। हेडर में अब क्या होता है, पता या फिर मालूमात। इसे हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ से बताऊं कि आपने एक खत पैक किया है, ठीक है, वो आपकी इनकैप्सुलेशन है। तो आपने उस खत के ऊपर अपना नाम, अपना पता या फिर जिसके पास पहुंचना है उसका पता लगा दिया है। तो स्टूडेंट ये जो पूरा प्रोसेस था ये आपका इनकैप्सुलेशन हो गई। अब जो डीकैप्सुलेशन है वो उसका उलट है। ऊपर भी पढ़ के आए हैं ना कि उसके ऑपोजिट काम करता है। प्रोसीजर ऑफ अनसीलिंग द एनवेलप, देखें वो बंद करना था और ये क्या कर रहा है, खोल रहा है। ई मतलब इनसाइड एंड डीकैप्सुलेशन मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना। एलिमिनेट द हेडर, ठीक है, वहां पर लगा था, अब लगने का, ऐड करने का जो उलट होता है वो एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट हेडर एंड गेनिंग एक्सेस टू द इनिशियल डेटा अपॉन रिसेप्शन। वहां पर तो हम एक्सेस को डिनाई कर रहे थे ना कि बाहर वाला बंदा यूज ना कर सके। तो जब वो असली बंदे के पास पहुंच गया है तो वो क्या करेगा, अपने डेटा को एक्सेस कर लेगा। दिस ऑपरेशन गारंटी द एप्रोप्रिएट इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन ऑफ डेटा इट ट्रांसवर्स। देखें बस क्या करता है वो, नेटवर्क लेयर के जो काम होता है उसे ट्रांसवर्स कर देता है। ये रही आपकी छोटी सी डायग्राम भी कि आपकी जो 2 होती है वो आपकी लेयर 2 या फिर आपका जो स्टेप 2, आप कुछ भी इसे कर सकते हैं। हेडर एट डेटा लिंक लेयर, नंबर 3 पर जो हेडर होता है वो नेटवर्क लेयर पर होता है और नंबर 4 पर जो लेयर होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। वैसे भी ये हमारे जो लेयर्स हैं ना, इनकी तरतीब भी कुछ इसी तरह से है। अब देखें, जब डीकैप्सुलेट हो रहा होगा तो आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा और जब इनकैप्सुलेशन हो रहा होगा तो हमने पढ़ा था ना हायर से लोअर, ये आ रहा है हाई से लो की तरफ और ये जा रहा है लो से हाई की तरफ। ये देखें अगेन आपको ये चीज़ दे दी गई है और बार बार दी जा रही है। तो आपने इनकी फंक्शनैलिटीज़, ये देखें, ये इनकी फंक्शनैलिटीज़ और इनके प्रोटोकॉल्स को अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखना है। 3 से 4 बार अगर आप इनको लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब आपके पास है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसे हम OSI मॉडल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो OSI मॉडल है उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। पहला MCQs तो आपका ये है। दूसरा MCQs ये है स्टूडेंट कि आजकल कौन सा यूज़ हो रहा है, तो एब्सोल्युटली हमारा TCP/IP यूज़ हो रहा है। अब बात तो ये है कि आया तो ये पहले था, तो ये इतना कामयाब क्यों नहीं हो सका। पहली बात कि स्टूडेंट जो TCP/IP थी उसके अंदर 5 लेयर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो रश नहीं हो जाता था लेयर्स का। और दूसरी बात स्टूडेंट, जब ये TCP/IP आया था ना तो ये मुकम्मल नहीं आया था, ये आधा अधूरा सा आया था। तो जब तक कि ये कंप्लीट हुआ,
वैसे तो ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को बयान किया गया है, लेकिन जब तक ये आया मार्केट के अंदर तब तक TCP/IP का कब्जा हो चुका था। इसी तरह होता है ना स्टूडेंट, अब मैं आपको आसान से मिसाल दूं, जैसे अब ChatGPT है, वो मार्केट में पहले की आई हुई है। जेमिनाई कुछ अर्सा पहले आया है, लेकिन जेमिनाई बेस्ट है, उसके रिजल्ट्स बेस्ट हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन अब जो ChatGPT उसे डोमिनेट कर चुका है क्योंकि वो पहले आया था। तो इसी तरह है, और ये आपने याद रखना है कि OSI मॉडल अच्छा खासा मॉडल है, और इसकी लेयर्स कौन सी है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड प्रेजेंटेशन। MCQs कुछ इस तरह से आता है कि ऐसी कौन सी 2 लेयर्स हैं जो TCP/IP में तो नहीं थी लेकिन OSI में थी, तो कौन सी थी? सेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये दो ही लेयर्स का फ़र्क था। इसी तरह अब यहाँ पर देखिए OSI वाज कम्प्लीटेड व्हेन, जब ये कंप्लीट हुआ था तब TCP/IP आ चुका था, ये मैंने बता दिया, और SI फुली डेफिनेट नहीं था, और इसकी परफॉर्मेंस ऑफ TCP/IP बेटर, जो हमारी TCP/IP की परफॉर्मेंस थी वो बेटर थी हमारे OSI मॉडल से। अब हमारा है डेटा कम्युनिकेशन वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पर ही रहेगा। अब मैंने आपको ये पॉइंट बताया है, तो स्टूडेंट अगर आप अपनी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर करेंगे तो आप इस बात को अपने पल्ले से बांध लें। जहाँ पर भी आपके फाइनल, स्पेशली फाइनल टर्म की टिप है, जहाँ पर भी आपका कोई भी MCQs आता है या कोई भी इस तरह का सवाल आता है, तो आपने याद रखना है कि मैम ने बताया था कि आपके 2 लेयर्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे इस पूरी बुक के अंदर, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। तो बाकी जो 3 हैं उन पे तो आप मट्टी डाल दें, क्योंकि आपका ये 2 ही लेयर्स डिस्कस होने जा रही हैं और आपके पेपर में भी यही 2 लेयर्स आने वाली हैं। तो इनको आपने, इनके रिलेटेड किसी भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। और ये भी याद रखना है कि आपकी जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होती है वो सबसे नीचे होती है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन, सेवरल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, ये आपके सेवरल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स में यूज़ हो रही होती है, और आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट के प्रोटोकॉल्स में यूज़ हो रही होती है, नेटवर्क आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में यूज़ हो रही होती है, जबकि आपकी जो डेटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर वो आपके लैन और वैन के अंदर यूज़ हो रही होती है। तो लैन और वैन से तो आप अच्छी तरह से अवेयर हैं, लेक्चर 1 में हमने इन्हें कंप्लीट किया था। फॉलोइंग टॉपिक्स, अब इन लेयर के अकॉर्डिंगली हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे अपनी इस बुक के अंदर? एनालॉग, डिजिटल ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन। आपकी मिड में तो यही चीज़ें हैं, बाकी ये ट्रांसमिशन, मीडिया स्विचिंग, आपकी एरर करेक्शन डिटेक्शन, ये आपके फाइनल टर्म के हैं। तो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ना आपको इस बात का रही कि आपने सिर्फ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंगली आपके मिड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे फाइनल में वायर्ड एंड वायरलेस लाइन्स की भी बात होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। किसी चीज़ की समझ नहीं आई स्टूडेंट, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत मज़े की टिप्स ट्रिक्स बताई जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाता है, और इसके अलावा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की पेड सर्विसेज के लिए। और स्टूडेंट्स ये जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। ये जो बुक है आप देख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा सा चैप्टर 2 कवर करवा दूँ इस बुक से। ये देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर तो आपको एज इट इज़ नहीं इतना एफिशिएंटली नज़र आ रही थी डेफिनेशन, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर हेडिंग के साथ आपको नज़र आ रही है, और ये जो मैंने आपको एक एक MCQs बताया था ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये आपकी जो पेपर है ना उनके लिए हेल्पफुल है। अब आप वीडियोस तो अभी वॉच कर लेंगे मेरी तमाम, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी एज ए इंस्ट्रक्टर कि जब आप का पेपर हो आप वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें। सिर्फ 6 वीडियोस हैं आपकी मिड की, सिर्फ 6, और मैक्सिमम आपकी 2 घंटों की होगी, तो आप उनको वॉच करें, आप PDF को पढ़ें, और जब पेपर के लिए जा रही हों तो आप इस बुक को रीड करके जाएँ, क्योंकि ये समझ लें कि ये आपका पेपर ही है, कोई भी इसके अंदर कोई भी रफ चीज़ नहीं है। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, जहाँ पर भी रहें खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।